मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GLA कॉलेज डाल्टनगंज। आज पीजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण विचारक शामिल हैं। जयप्रकाश नारायण, उनकी संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र या पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये दो विचार आपको पढ़ना है। तो आज दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा आपसे करूंगी। थोड़ा उनका प्रारंभिक परिचय दे दूं। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। वे मातृभूमि के वरद पुत्र थे और उन्होंने हमारे देश की सराहनीय सेवा की थी, सिद्धांतवादी के रूप में भी और सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में। यानी कि विभिन्न किताबों के रूप में उनका वैचारिक योगदान भी अमूल्य है। इसके साथ साथ जब वे अमेरिका से सोशियोलॉजी में MA करके भारत लौटे थे, तो उसके बाद से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और आज़ादी के बाद सर्वोदय आंदोलन में और फिर भारत में आपातकाल लगाया गया तो उसके खिलाफ भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और भारत को पहली गैर कांग्रेसी सरकार देने का श्रेय JP को जाता है। ये ऐसे अनूठे नेता थे जिन्होंने जीवन भर कोई पद स्वीकार नहीं किया था, हमेशा मूल्यों की राजनीति की थी और भारत की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए जीवन भर अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक सक्रिय रहे थे। अब हम देखें कि जयप्रकाश का दल विहीन लोकतंत्र क्या है। तो जैसा कि आज़ादी के बाद भारत में पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था लागू कर दी गई। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र भारत में लागू किया गया और पश्चिमी लोकतंत्र से पूरी तरह उस समय के शासक प्रभावित थे। लेकिन JP पश्चिमी लोकतंत्र के घोर विरोधी थे और उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र तथा उसकी कार्यप्रणाली पर तीव्र प्रहार किया था। उनके अनुसार लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के संचालन के लिए संविधानों, शासन प्रणाली, दलों और चुनावों का विशिष्ट महत्व है, लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो जाता, तब तक ये बातें उचित फल नहीं दे पाएंगी। मतलब लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अभी भारत की भूमि उस तरह से निर्मित ही नहीं हुई थी। तो इसका नतीजा ये था कि दल व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक दल अपने अपने हित साध रहे थे। JP का कहना था कि संसदीय पद्धति दलगत राजनीति के आधार पर कार्य करती है और अनुभव यह बताता है कि आज के व्यापक निर्वाचनों में, जिनमें शक्तिशाली केंद्र नियंत्रित दलों द्वारा प्रचुर धन, कपटपूर्ण साधनों से मायाजाल फैलाया जाता है और मतदाता की अपेक्षा दलों और प्रचार साधनों के पीछे निहित शक्ति तथा हितों का ही प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि शक्तिशाली केंद्र नियंत्रित दलों द्वारा अपने दलों का ही हित साधन किया जाता है। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दल लोगों या जनता को भूल जाते हैं और इसके साथ साथ JP का ये कहना था कि नौकरशाही की शक्तियों में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है और सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जनता की निर्भरता बढ़ती जा रही है। प्रशासन का रवैया सेवक का न होकर स्वामी का होता जा रहा है। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका से जयप्रकाश बिल्कुल असंतुष्ट थे।
यह दलगत राजनीति जनता के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसे स्वतंत्र मनन, विचार और अभिव्यक्ति का वातावरण प्रदान ही नहीं करती है। आज के राजनीतिक दल जनता को विभाजित करते हैं, दलीय सत्ता का बोलबाला हो जाता है और जनता शासन में भाग ही नहीं ले पाती है। वास्तविकता ये है कि आधुनिक राजनीतिक दल वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक ऐसा छोटा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम से शासन करते हैं और लोकतंत्र और स्वशासन सेल्फ रूल का भ्रम फैलाया जाता है। इस दलीय लोकतंत्र का एक बड़ा अभिशाप यह है कि सामाजिक कल्याण के लिए राजकीय सत्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इसको समाप्त करके जेपी पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दल विहीन लोकतंत्र लाना चाहते थे। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से जेपी का दल विहीन लोकतंत्र का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वे दलगत राजनीति को जनता की असहाय स्थिति का कारण मानते हैं। बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करके लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं। अतः जेपी दल विहीन राजनीति का विचार लेकर आए। उनके अनुसार वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर जनता द्वारा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से मनोनयन होना चाहिए और उसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई, जिसके माध्यम से उनका कहना था कि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। जेपी की व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता में पूर्ण आस्था थी और इसकी प्राप्ति के लिए वे लोकतंत्र को उचित व्यवस्था मानते थे। अतः उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना तथा इसके कुशल संचालन के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा को लोकतंत्र का विकृत रूप बताया और उनका ये मानना था कि असल में लोकतंत्र संबंधी अवधारणा मूलतः नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों और आदर्शों को लोकतंत्र के साध्यों के रूप में यानी कि लक्ष्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर जेपी की लोकतंत्र संबंधी अवधारणा को सर्वोदयी लोकतंत्र या लोक स्वराज कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में उनकी संपूर्ण अवधारणा के अनेक विशिष्ट पहलू और गुण हैं और इनके आधार पर इसे अनेक नाम दिए गए हैं, जिसमें से सबसे लोकप्रिय नाम है दल विहीन लोकतंत्र या पार्टीलेस डेमोक्रेसी। अब जेपी के प्रतिपादित लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली विशेषता है कि लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है। जेपी ने लोकतंत्र को मात्र शासन प्रणाली नहीं माना, बल्कि उनका ये मत था कि लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है। अतः वे पाश्चात्य उदारवादी संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं आदि की स्थापना मात्र को लोकतंत्र के मौजूद होने का प्रमाण नहीं मानते थे। जयप्रकाश ने इस दृष्टि से निम्नलिखित नैतिक गुणों को प्रमुख माना था: सत्य के प्रति निष्ठा, हिंसा का त्याग, स्वतंत्रता से प्रेम तथा अन्याय व दमन का विरोध करने का साहस, उत्तरदायित्व, सहयोग की भावना, अन्य के विचारों की प्रति सहिष्णुता, मनुष्य की समानता में विश्वास आदि विचार। ये सब जयप्रकाश ने लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नैतिक गुण बताए, जो गांधीवाद और सर्वोदयी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने विकसित किए थे। अब पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दल विहीन लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की योजना जो दूसरी विशेषता है, इसके अंतर्गत जेपी सामुदायिक लोकतंत्र का आधार पंचायती राज को बनाने के पक्ष में थे। जेपी ने सामुदायिक लोकतंत्र की दृष्टि से सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक पंच स्तरीय यानी 5 स्तर पर आधारित योजना प्रस्तुत की, जो ग्राम से लेके राष्ट्र तक विस्तृत होगी। अब पहला है ग्राम स्तर।
सामुदायिक स्तर की आधारभूत एवं प्राथमिक इकाई ग्राम सभा होगी। गांव की सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य होंगे। ग्राम सभा को स्थानीय समुदाय से संबंधित सभी प्रकार के विषयों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह अपनी कार्यपालिका के रूप में ग्राम पंचायत का सर्वसम्मति से चुनाव करेगी। अब दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर किसी क्षेत्र में स्थित गांव से क्षेत्रीय समुदाय की स्थापना होगी। इसकी प्रमुख संस्था होगी पंचायत समिति। उसका चुनाव उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब तीसरे यानी जिला स्तर पर किसी जिले में स्थित क्षेत्रीय समुदायों से जिला समुदाय का निर्माण होगा। इसकी प्रमुख संस्था जिला परिषद होगी, जिसके सदस्यों का निर्वाचन उस जिले की पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चौथे, प्रांतीय स्तर पर किसी प्रांत में स्थित जिला समुदायों से प्रांतीय समुदाय का गठन होगा। प्रांतीय स्तर के सामुदायिक लोकतंत्र की प्रमुख संस्था प्रांतीय सभा होगी, जिसके सदस्यों का चुनाव उस प्रांत की जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब पांचवा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र में स्थित विभिन्न प्रांतीय समुदायों के मिल जाने से राष्ट्रीय समुदायों का निर्माण होगा। यानी कि विभिन्न प्रांतीय समुदाय मिलकर राष्ट्रीय समुदाय बनाएंगे, जिसकी प्रमुख संस्था राष्ट्र सभा होगी। राष्ट्र सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्र सभा अपनी कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी, जो उसके प्रति उत्तरदायी होगी। अब हम देखते हैं कि जेपी द्वारा प्रस्तुत 5 स्तरीय सामुदायिक यानी पंचायती लोकतंत्र की योजना की अनेक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली, इसमें प्राथमिक स्तर की संस्था ग्राम सभा में सत्ता का निवास माना गया है। दूसरा, उच्च स्तर की संस्थाओं को अपने से निम्न स्तर की संस्थाओं की कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की संस्थाएं निम्न स्तर की संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। अब तीसरा, सामुदायिक लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था में राजनीतिक दलों का अभाव होगा, अर्थात यह दल विहीन लोकतंत्र होंगे, दल नहीं होंगे। ग्राम सभा प्रत्यक्ष एवं सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करेगी, किंतु इससे ऊपर की समस्त संस्थाओं यानी कि क्षेत्रीय समिति, जिला परिषद, प्रांतीय सभा तथा राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जयप्रकाश ने प्रांतीय सभा तथा राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशिष्ट निर्वाचन मंडल की प्रणाली को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए प्रत्येक प्रांतीय सभा के अनेक सदस्यों प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली ग्राम सभाएं सर्वसम्मति से 2 सदस्यीय निर्वाचन मंडल का चुनाव करेंगी। जयप्रकाश ने ग्राम सभाओं द्वारा प्रांतीय सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने की 2 विधियां बताई हैं, जिनमें से किसी एक को अपनाया जा सकता है। ये विधियां हैं, पहला, प्रत्येक ग्राम सभा की आम बैठक में विभिन्न उम्मीदवारों को जो मत प्राप्त हुए हो उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। उसके बाद यह देखा जाए कि उस निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न ग्राम सभाओं में किस किस उम्मीदवार को कितने कितने मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह पता लग जाएगा कि उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले हैं। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हो उसे ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित या विजयी माना जाएगा। अब दूसरी विधि है कि प्रत्येक ग्राम सभा अपनी आम बैठक में बहुमत द्वारा यह निश्चित कर दे कि वह किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक ग्राम सभाओं का समर्थन प्राप्त होगा उसे ही संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र से प्रांतीय सभा के लिए निर्वाचित माना जाएगा। अब चौथी विशेषता है सामुदायिक लोकतंत्र के इन 5 स्तरों की संस्थाएं यानी कि ग्राम सभा, क्षेत्रीय समिति, जिला परिषद, प्रांतीय सभा तथा राष्ट्रीय सभा अपने से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का कार्य करेंगी, कानून बनाएंगी। ग्राम सभा अपनी कार्यपालिका के रूप में ग्राम पंचायत को चुनेगी, जो विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करेगी। क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद
विभिन्न समितियों का निर्माण करेंगी और उनकी मदद से अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करेंगी। प्रांतीय सभा तथा राष्ट्रीय सभा अपनी अपनी कार्यपालिका नियुक्ति करेंगी जो उनके प्रति उत्तरदायी होंगी। प्रत्येक कार्यपालिका विभिन्न समितियों की मदद से अपने काम करेगी। अब पांचवी विशेषता है कि सामुदायिक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए गांव और नगरों में जन समितियों का निर्माण किया जाएगा। ये समितियां जनता में विभिन्न रचनात्मक कार्य करेंगी और अपने कार्यों द्वारा लोक शिक्षण का माध्यम बनेंगी। ये समितियां शासन के कार्यों पर नज़र रखेंगी और सभी प्रकार के अन्यायों का विरोध करने के लिए जनता को तैयार करेंगी। वास्तव में ये जन समितियां राजनीतिक स्तर पर लोक सत्ता यानी लोकशाही के नियंत्रण को बनाए रखेंगी और इस प्रकार सामुदायिक लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेंगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जेपी की प्रजातंत्र संबंधी अवधारणा लोकतंत्र के सामुदायिक एवं सावयवी रूप को स्वीकार करती है, यानी साकार रूप को। ऐसे लोकतंत्र में व्यक्ति मात्र मतदाता या वोटर नहीं होता है, बल्कि वह संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होता है, भाग लेता है। जयप्रकाश की लोकतंत्र संबंधी अवधारणा पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा से एकदम अलग है। यह दल विहीन लोकतंत्र है और इसमें राजनीतिक सत्ता पर लोक सत्ता के नियंत्रण को स्वीकारा गया है। थैंक यू।